गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड एंजॉय लाइफ ब्यूटीफुली। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप लोग घर पे सेफ होंगे और अपनी स्टडी भी प्रॉपर कर पा रहे होंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, जी हाँ, एनआरके 9 इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा है। जी हाँ, जो भी सीएस, सीए या ऑफ कोर्स सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, सीए फाइनल, सी इंटर, जी हाँ, उन सभी के लिए, जी हाँ, एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ, ठीक है, एंड सीएस प्रोफेशनल, जिन भी स्टूडेंट्स को याद रखेगा कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड अमेंडमेंट्स की जरूरत है, ऑफ कोर्स ये सीरीज उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू चली आ रही है लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ में। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इस अमेंडमेंट सीरीज के अंदर मैं ऑलमोस्ट सारी एस्पेक्ट्स कवर कर रहा हूं। ये सीरीज बहुत छोटी छोटी सी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी छोटी सीरीज बना रहे हैं ताकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं आए और इन्हें क्विकली आप याद भी कर लें। आई गारंटीड, मैं नंबर ऑफ टाइम्स कह चुका हूं, आई गारंटीड, सुनेगा, बहुत ध्यान सुनेगा, आपको ना ये सीरीज देखते देखते याद हो जाएगी। आपको बार बार कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ध्यान से फोकस करना है। ऑलराइट, सो कंटिन्यू करते सीरीज को। एंड डियर स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने पहले वाला अमेंडमेंट नहीं देखा है वो अपलोडेड है एनआरके 9 के चैनल पर। जी हाँ, इस चैनल पर अवेलेबल है, आप इससे पहले वाली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको अमेंडमेंट मिल जाएंगे। इससे पहले वाले बहुत छोटा वीडियो है, फटाक से उसमें डिटेल में इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, जल्दी समझ में आ जाएगा और याद रहेगा। ऑलराइट, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, याद रखिएगा, सब्सक्राइब करके आप एक बेनिफिट ले सकते हैं। क्या बेनिफिट ले सकते हैं? याद रखिएगा, आपको यहां पर अमेंडमेंट सीरीज मिल जाएगा, प्लस यहां पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ऑलराइट, अच्छा, मैं फिर कह दूं आपको कि जब तक आप लोगों के पास स्ट्रेस नहीं होगा, प्रॉपर टेस्ट नहीं होगा, याद रखिएगा, एग्जाम में परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कैसे करोगे? तो समझो, टेस्ट अटेम्प्ट करो, और इसके लिए मैं एक अलग सीरीज बनाने वाला हूं ताकि आप लोगों को वहां गाइड कर सकूं कि टेस्ट एक्चुअली एग्जाम में अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, एनीवेज, उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे डिटेल में। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे अमेंडमेंट सीरीज। जी हां, आज का अमेंडमेंट सीरीज आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया होगा, ऑफ कोर्स देख लिया होगा, लेकिन याद रखिएगा, अभी आप लोगों ने अगर पहले पढ़ा हुआ है, वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। मैं यहां के पॉइंट को डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा। ध्यान सुनना बेटा, पहला अमेंडमेंट पकड़ते हैं, पहला अमेंडमेंट पकड़ते हैं, बहुत ध्यान से, ध्यान सुनना बेटा। अगर ध्यान सुनना बेटा, अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, मतलब सर अगर मान लीजिएगा एक कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, वो किसी एक पर्सन से, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, विद इंटरप्रिटेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, किसी एक पर्सन से 25 लाख रुपीज या उससे ज्यादा का अमाउंट रिसीव करता है। क्या कह रहे हैं सर? वापस सुनिएगा, वन मोर टाइम, ध्यान से, क्या कह रहे हैं? अगर आपका कंपनी बोल रहा हूं, स्टार्टअप कंपनी, बेटा एक बार वापस बता देता हूं फटाफट से, आप लोगों को पता होगा, स्टार्टअप का कैटेगरी में 3 कैटेगरी आता है ना, प्राइवेट कंपनी, एलएलपी एंड पार्टनरशिप। तो यहां बात किसी कर रहा है स्टार्टअप कंपनी की, तो एलएलपी और प्राइवेट पार्टनरशिप को हटा दो। क्या? एलएलपी एंड पार्टनरशिप को हटा दो, उस पे उसकी बात नहीं कर रहे हम, ये स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे हैं जो कंपनी है। और स्टार्टअप कंपनी कौन सी होगी? प्राइवेट कंपनी। सर याद हो गया सर। तो यहां कह रहा हूं, अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, मतलब प्राइवेट कंपनी है, ऑलराइट, अगर वो 25 लाख रुपीस या उससे ज्यादा का अमाउंट रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल नोट्स, याद रखिएगा, स्क्रीन पे मत देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, अगर वो 25 लाख रुपीस या उससे ज्यादा का अमाउंट रिसीव करता है, बहुत सारे लोगों से नहीं, किसी एक इंसान से, ठीक है, 25 लाख रुपीस और उससे ज्यादा का अमाउंट किसी एक इंसान से इन सिंगल ट्रेंच होता है, बताता हूं, पर सुनो ध्यान से, 25 लाख रुपीस एंड मोर अमाउंट रिसीव करता है किससे बेटा? किसी एक पर्सन से, बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट्स। कन्वर्टेबल नोट्स का मतलब समझना, ऐसी सिक्योरिटी जो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इक्विटी, ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट जो पहले जो कन्वर्टेबल है, मतलब डेट फॉर्म में है पहले वो, और वो कन्वर्ट हो जाएगा लेटर ऑन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विटी में, प्रोवाइडेड दैट 10 ईयर के अंदर कन्वर्जन मैंडेटरी है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे स्टार्टअप को जो फैसिलिटी मिला हुआ है ना, एक कंपनी जो कि पहले 5 साल था वो 10 साल है, आई होप आप लोग फैमिलियर होंगे, नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, 10 साल का टाइम हो गया, मतलब स्टार्टअप का स्टेटस एंजॉय करने का टाइम 5 साल नहीं है, अब 10 साल हो गया है, 10 साल, जी हां, 10 ईयर्स। सो अगर कोई भी कंपनी, कौन सी वाली कंपनी? स्टार्टअप कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी, क्या करता है? 25 लाख रुपीस या उससे ज्यादा का अमाउंट रिसीव करता है किसी एक पर्सन से बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट्स। कन्वर्टेबल नोट्स का मतलब यहां पर क्या है? कन्वर्ट इनटू इक्विटी और रीपेबल सच अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। क्योंकि स्टार्टअप का स्टेटस आपको जो मिला हुआ है ना, 10 साल के लिए मिला हुआ है, तो वो पैसा अगर आप 10 साल में वापस कर देते हैं तो याद रखेगा, इस अमाउंट को हम डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे,
हो माय गॉड, बेटा याद रखना, छोटा अमेंडमेंट है, बड़ा काम का अमेंडमेंट है, बॉम्ब है बॉम्ब, बहुत पॉसिबिलिटी एग्जाम में पूछ सकता है. सो अगेन वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग, सर अगर स्टार्टअप कंपनी, ऑलराइट सर, स्टार्टअप कंपनी कितना अमाउंट 25 लाख रुपीज ऑन मोर, सर उससे कम पे तो वैसे भी ट्रीट नहीं करने वाले, 25 लाख रुपीज से कम है तब भी ट्रीट नहीं करने वाले हैं. ठीक है, क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? बेटा स्टार्टअप को बड़ा बनाना है ना, बड़ा बनाना है. स्टार्टअप बढ़ेगा, इकोनॉमिक अच्छा होगा हमारा, तो थोड़ा बहुत तुमको रिलैक्सेशन, थोड़ा सपोर्ट तो देना पड़ेगा ना. क्या सपोर्ट दे रहे हैं कि ठीक है भाई, तुम किसी एक पर्सन से 25 लाख रुपया, याद रखना एक पर्सन बोल रहे हैं, किसी एक पर्सन से 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपीज से ज्यादा का अमाउंट रिसीव कर लेते हो by way of convertible notes, by way of convertible notes, one more time, by way of convertible notes. Convertible notes का मतलब क्या होता है? Convert into equity shares और repayable such amount within a period of 10 years. Convert into equity shares, या तो 10 साल के अंदर उसे कन्वर्ट कर दो इक्विटी शेयर्स में, या उस अमाउंट को, डेट अमाउंट जो कि कन्वर्टेबल नोट है, कन्वर्टेबल नोट है, उससे कितने टाइम में रीपे करना होगा? 10 इयर्स के अंदर. तो उस अमाउंट को हम क्या ट्रीट नहीं करेंगे? एज अ डिपॉजिट. अदरवाइज तुमको याद होगा बच्चों, आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स आपने सुना होगा, डिपॉजिट का डेफिनेशन क्या बोलता है? एनी रिसिप्ट ऑफ मनी, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी. तो सर ये भी तो रिसिप्ट ऑफ मनी है. ऑलराइट ऑलराइट, एनीवेज 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 एनीवेज, याद हुआ पहला? अच्छा, यहां एक वर्ड यूज हो रहा है, इन अ सिंगल ट्रेंच. सिंगल ट्रेंच का मतलब होता है पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटी, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज का पोर्शन, मतलब सिक्योरिटी का पोर्शन, मतलब एक सिक्योरिटी का पोर्शन, मतलब 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट किसी एक पर्सन से आपने लिया है बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट्स. एनीवेज, पहला अमेंडमेंट आपका बुद्धि में गया. थैंक यू. नाउ नेक्स्ट पकड़िएगा फटाफट से. अब ध्यान से बेटा, अगर प्राइवेट कंपनी, आई होप याद होगा, अगर प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, प्राइवेट कंपनी क्या कर रहा है? अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है. प्राइवेट कंपनी क्या कर रहा है? अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है. प्राइवेट कंपनी क्या कर रहा है? अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है. मैक्सिमम लिमिट कितना है? आई होप आप लोग जानते होंगे. कितना? 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योर्ड बीपीएम अकाउंट्स. वापस बोल लीजिएगा, प्राइवेट कंपनी अगर अपना मेंबर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, इसका लिमिट 100% तक है. लेकिन 100% किसका? फ्री रिजर्व्स, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, पेड शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी बीपीएम अकाउंट्स. ऑलराइट. लेकिन अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, आपकी कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, सर क्या कंपनी है? स्टार्टअप कंपनी है, ये लिमिट आप पे अप्लाई नहीं होगा. मतलब देयर इज नो लिमिट, मतलब स्टार्टअप कंपनी अपने मेंबर से विदाउट एनी लिमिट फॉर 10 इयर्स. सर 10 इयर्स कौन से हैं? बेटा ये 10 इयर्स वो हैं जब से आपको स्टार्टअप का स्टेटस मिला है. मतलब आपका स्टार्टअप का स्टेटस मिला ना आपको, उसका 10 साल, मतलब आपका कॉर्पोरेशन हुआ, अब इस कॉर्पोरेशन होने के बाद से 10 साल. ऑलराइट, जैसे आपने स्टार्टअप का स्टेटस गेन किया है. आई होप स्टार्टअप का कंसेप्ट को पता होगा. फिर भी वन मोर टाइम टेलिंग यू, फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछेगा मेरे से, डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ओवर दैट टॉपिक. ऑलराइट, चलिए 2 अमेंडमेंट पकड़ में आए आपको. ऑलराइट सर, आ गया. दूसरा अमेंडमेंट सुनिएगा. दूसरा अमेंडमेंट हम जो बात करने वाले हैं ना बेटा, वो हम बात करेंगे अभी डिटेल में बताऊंगा सारा. चार्जेस के ऊपर, चार्जेस नेक्स्ट है. चार्जेस, ध्यान सुनना बेटा. इसमें क्या करा है इन्होंने? जो इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन, सर इंप्रिजनमेंट का मतलब, हाँ रुकिए बताते हैं, पहले इंपॉर्टेंट बताते हैं. एक्चुअली देखिए बेटा, अमेंडमेंट क्या है आप लोगों को पता होगा. चैप्टर 6 ऑफ कंपनीज एक्ट. क्या सर? कंपनी लॉ का चैप्टर नहीं कह रहा हूं, चैप्टर 6 ऑफ कंपनीज एक्ट बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का, जिसके अंदर डिटेल एनालिसिस दिया हुआ है कि चार्ज होल्डर का ड्यूटी बनता है कुछ, जी हाँ, चार्ज क्रिएट कराना है, चार्ज की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, नहीं कराए तो पनिशमेंट होगा. तो सिंपली चार्ज का मींस चैप्टर 6 जो है ना ऑफ कंपनीज एक्ट, वो डिटेल में बात करता है किसका? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस. मैं अमेंडमेंट बेटा फिर बता दूं, उन लोगों को मेरे अमेंडमेंट समझ में आ रहे होंगे जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है इन सब के बारे में. अगर नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, एनआरके 9 पे आओ, सब्सक्राइब करो, सबका सब क्लास मिल जाएगा. ऑलराइट, सुनिएगा, सबका सब क्लास मिलेगा पक्का, डिटेल में एनालिसिस करके विद ग्रेट इंटरप्रिटेशन. और याद रखिएगा, परफेक्ट इंटरप्रिटेशन है. ऑलराइट, बिकॉज आई नो वेरी वेल, आई एम अ प्रोफेशनल, आई नो दैट वेरी वेल कि सही इंटरप्रिटेशन किस तरह से हो रही है. ऑलराइट, नो, कम बैक टू द पॉइंट. सर क्या पॉइंट था? सुनिए ध्यान से बेटा, ध्यान सुनिएगा. रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, चैप्टर 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है अगर उसमें डिफॉल्ट हुआ तो पहले एक प्रोविजन ऐड की हुई थी, याद देखिएगा, जिसमें स्पेसिफिकली बोला हुआ था, ध्यान से अगर हम समझेंगे, कि इंप्रिजनमेंट का एक प्रोविजन था. कंपनी के ऊपर पेनल्टी थी, कंपनी के ऊपर जो पेनल्टी थी कम से कम 1 लाख रुपए होती थी, आपको याद होगा शायद, और वो 10 लाख तक जाती थी. ऐसे ही इंप्रिजनमेंट का एक प्रोविजन था जिसके अंदर 6 महीने तक का जेल होता था ऑफिसर डिफॉल्ट को, याद रखिए, ऑफिसर डिफॉल्ट को 6 महीने का जेल होता था.
अब अमेंडमेंट करने के बाद में इसमें पेनल्टी का अमाउंट फिक्स कर दिया। अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के प्रोविजंस की वायलेशन हुई है, मतलब नॉन कंपाइल विद द चैप्टर 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, वन मोर टाइम, अगर चैप्टर 6 का रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस अगर इसके साथ नॉन कंपाइल किया ना, अगर नॉन कंपाइल किया तो अब फिक्स कर दिया कंपनी पे 5 लाख तक का पेनल्टी। सर तक का नहीं, 5 लाख का पेनल्टी। क्या सर क्या कह रहे हैं आप? जी हां, अगर चैप्टर 6 की वायलेशन करी, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के प्रोविजंस की वायलेशन करी, कंपनी को भरना पड़ेगा 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए तक नहीं, अप टू 5 लाख नहीं है, 5 लाख फिक्स है। ऑलराइट, 5 लाख का पेनल्टी होगा। ओ माय गॉड सर, और सर ऑफिशियल डिफॉल्ट, बेटा ऑफिशियल डिफॉल्ट 50,000 रुपया, मतलब फिक्स है। हाँ जी फिक्स है। इसमें से क्या देखिएगा, इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन रिमूव करके नया एंट्री कर दिया है। मैं आपको बता दूं, इस बार एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स पेनल्टी के ऊपर बेस्ड हैं। नोबडी नोज दैट कि 8-10 नंबर का क्वेश्चन इस पे आ जाए। सर याद कैसे करेंगे? याद करवा रहे हैं ना, ऐसे याद करेंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पकड़ते हैं एक बार। नेक्स्ट सीएसआर, ध्यान सुनना बेटा, एक बार ध्यान सुनना, ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये सब रीड कराऊंगा, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, आपको याद करवा रहा हूं पहले एक बार। ऑलराइट, सुनो बेटा, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको याद होगा शेड्यूल 7 होता है। शेड्यूल 7 जो कि बताता है सीएसआर एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जिनमें अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट, मींस आपका मतलब कौन हुआ, वो कंपनी जो सेक्शन 135 में आती है। सेक्शन 135 में कंपनी कौन सी आती है बेटा? बहुत शानदार बात सुनना बहुत ध्यान से। सेक्शन 135 की जब बात करेंगे, सेक्शन 135 की बात करेंगे, आपको याद होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर एक कंपनी पे अगर अप्लाई हो जाएगा, हर एक कंपनी पे अप्लाई हो जाएगा। सर हाँ, जिस भी कंपनी की नेटवर्थ, याद बोलेगा, जिस भी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, ऑलराइट सर, टर्नओवर 500 करोड़ का नेटवर्थ, 500 करोड़ नेटवर्थ, टर्नओवर कितना है 1000 करोड़ और मोर, एंड नेट प्रॉफिट कितना है 5 करोड़ और मोर, इन कब? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इनमें से कोई सा भी कंडीशन पूरा हो गया ना, उस कंपनी को क्या करना पड़ता है? याद होगा आप लोगों को, सीएसआर एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। आई होप सबको ये भी, आई होप उम्मीद करता हूं आपको ये पता होगा, सीएसआर एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करने का मतलब यहां पर हो गया कि शेड्यूल 7 में जो दे रखी है, ऑफ कोर्स शेड्यूल 7 के अंदर जो एक्टिविटीज मेंशन की हुई हैं। ऑलराइट सर, मतलब ये ना बहुत सिंपल सा सुनना बेटा, ध्यान से पकड़ना। अब देखो ध्यान से पकड़ो, क्या किया, देखो सिचुएशन भी ऐसे, आप जानते हैं ना कंट्री में सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन, ये कोविड पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया, मींस थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्या इनिशिएटिव लिया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई किया कि अगर आप कंट्रीब्यूशन, जी हां, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में एंगेज्ड हैं, या भी मैं उन सबके आपको ना बताऊंगा, ठीक है। आप अगर उनको कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसे हम सीएसआर एक्टिविटी की तरह ही ट्रीट करेंगे। जी हां, ठीक है। अच्छा, दूसरा बेनिफिट क्या दिया आपको ये बताते हैं। अगर कोई कंपनी, याद रखना बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अगर कोई कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एक कंपनी ए है, कंपनी ए, ध्यान सुनना, कंपनी ए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम कर रही है टू फाइंड आउट न्यू वैक्सीन, ड्रग्स, न्यू वैक्सीन या ड्रग्स, या कहता है मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड टू कोविड-19, मतलब अगर ऐसी कंपनी जो अपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी, पहले क्या था बेटा, ध्यान सुनना, क्या था समझो, कंपनी ए है, वो मेडिकल डिवाइसेस बनाती है, ठीक है। तो उसका तो नेचर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, ये तो ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया, तो थोड़ा इसे सीएसआर एक्टिविटी मानेंगे। लेकिन अमेंडमेंट ने क्या कहा, पहले इसको एक्सक्लूड किया हुआ था, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एंगेज है। अगर एक कंपनी मेडिकल डिवाइसेस बनाती है तो उसका क्या हो गया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब अगर मान लीजिएगा ये मेडिकल डिवाइसेस आज भी बना रही है, लेकिन अब ध्यान सुनना बेटा, अब ये अगर मेडिकल डिवाइस बनाती है, याद रखना कौन सी, न्यू वैक्सीन ढूंढने में या ड्रग्स में या मेडिकल डिवाइसेस, किस पर्पस से, रिलेटेड टू कोविड-19, ऑलराइट, और वो कंट्रीब्यूट कर रही है, मतलब ये एक्टिविटी जो कर रही है ना, वो एक्टिविटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइंड आउट अ न्यू वैक्सीन, ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड टू कोविड-19, अगर ये एक्टिविटी, जी हां, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी, अगर जो मैं आपको इंस्टीट्यूशन बताने वाला हूं, मींस लाइक आपने आईटी का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का नाम सुना होगा, भी आजकल बहुत फेमस हो रही है, ठीक है। इनके साथ में जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ना, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उनके साथ अगर एक्टिविटी करती है, भले ही वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कैरी कर रही है, हाँ जी, लेकिन वही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किस लिए की जा रही है, टू फाइंड आउट न्यू वैक्सीन, ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस,
और रिलेटेड टू कोविड-19, और वो ये कर रही है साथ किसके, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड किसका पर्पस से, टू फाइंड आउट द व्हाट न्यू वैक्सीन, जैसे पब्लिक सेक्टर ने टेकिंग से कुछ पब्लिक जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की हुई है। अभी डिस्कस करता हूं आता हूं, ठीक है। तो हम बेटा उसे भी सीएस एक्टिविटी मानेंगे। अगर पहले क्या होता था, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई कंपनी है जो मेडिकल एक्टिविटी कर रही है, सेक्शन 135 के अंदर अगर आ गई, 135 के अंदर आ गई, मतलब उसका नेटवर्थ 500 करोड़ मींस 500 करोड़, और टर्नओवर 1000 करोड़, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़, जो भी कैटेगरी में फॉल हो गया ना, याद रखिएगा, कोई भी कैटेगरी फॉलो हो गया उसे क्या करना पड़ता है, सीएसआर एक्टिविटी। एक कंपनी का नाम था, मान लीजिए एबीसी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, एबीसी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये एक्चुअली क्या कर रही थी, मेडिसिन पे काम कर रही थी। इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का था मेडिसिन बनाना। लेकिन आज की डेट में ये मेडिसिन बना रही है, क्यों, टू फाइंड आउट अ न्यू वैक्सीन, टू फाइंड आउट अ न्यू वैक्सीन रिलेटेड कोविड-19। और अगर ये एक्टिविटी साथ में कर लेती है, क्योंकि इसका तो ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस है, यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी किसी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन के साथ करती है, शेड्यूल 7 में जो लिखे हैं बता रहे हैं, ठीक है, कर लेती है, इसे भी क्वालिफाइड सीएसआर एक्टिविटी माना जाएगा। पहली कंडीशन तो यह है, जरूरी के साथ हो जाएगा, किसी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन के साथ में करना। दूसरी, आपको ना आपका एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होगा। क्या, एनुअल रिपोर्ट ऑन व्हाट, सीएसआर जो आपने किया है, ये जाएगा किस साथ में, आपके बोर्ड रिपोर्ट के साथ में। ऑलराइट बेटा जी, फटाफट जाता हूं, सारे जो अभी बताए हैं, जो कि मैंने आपको पहला स्टार्टअप से स्टार्ट किया, डिपॉजिट्स के बारे में, फिर चार्जेस के बारे में थोड़ा बताया, और उसके बाद में सीएसआर के बारे में बताया। फटाफट से एक बार आते हैं, इन्हें रीड करते हैं, माइंड में सेट करते हैं, और आज इसको खत्म करते हैं। आइए फटाफट से आ जाइएगा, भागिएगा मत, याद रखिएगा, फटाफट से डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आइए बेटा, स्क्रीन पे आ जाइएगा फटाफट से। आपको कहीं जाने का जरूरत ही नहीं, मैं बोल रहा हूं आपको, आप सिंपली बस एक बार वीडियो ऑब्जर्व करते चले जाओ। देखो बेटा, ध्यान से समझना, सभी के लिए है यहां पर डेट कैपिटल एंड डिपॉजिट्स। देखो पहली बात सुनना बेटा ध्यान से, मैं आपको कीवर्ड्स पे लेके आता हूं, पूरा फोकस कराता हूं। क्या रहा है, देखो क्या अमेंडमेंट कह रहा था, देखो, प्रोवाइड डेट एन अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज, कितना बेटा, 25 लाख रुपया और मोर, रिसीव बाय स्टार्टअप कंपनी। मैं फिर बोल दूं यहां पे बेटा कंपनी बोल रहा, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है। बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट्स, कन्वर्टेबल नोट्स का मतलब यहां पे कन्वर्ट इनटू इक्विटी, अभी बताए थे आपको, इक्विटी शेयर्स, और रिपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स नॉट एक्सीडिंग, मतलब सर 10 साल के अंदर अंदर पे रीपे कर दो, या तो उसको आप उसे बोले कन्वर्टेबल नोट्स। ऑलराइट, इन अ सिंगल ट्रेंच, सिंगल ट्रेंच मतलब क्या होता है सर, इसे पोर्शन बोलते हैं बेटा, एक तरह से पोर्शन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, जैसे पोर्शन ऑफ लोन होता है, ऐसे पोर्शन ऑफ सिक्योरिटी होता है। तो किसी एक पर्सन को, देखो यहां पे वर्ड पहले बोल दूं, फ्रॉम अ पर्सन, फ्रॉम अ पर्सन डज नॉट कंसीडर एज अ डिपॉजिट, डज नॉट कंसीडर एज अ डिपॉजिट। मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही, ये इंटरप्रिटेशन खेल है सारा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, आप ऑब्जर्व करना कि क्या वो एक पर्सन से लिया गया है 25 लाख रुपीज, जी हाँ, क्या उससे ज्यादा का अमाउंट, ऑलराइट सर, कन्वर्टेबल नोट से थ्रू लिया है, हाँ जी हाँ, तो उसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। अदरवाइज डिपॉजिट ट्रीट कर लिया तो डिपॉजिट्स के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे, 73, 74, 75, 76, घुमाओ सेक्शंस को फिर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। याद हुआ, याद हुआ, याद हुआ आपको लोगों को। ऑलराइट, देखो बेटा नेक्स्ट देखता हूं। यहां देखो बोल दिया पहले से, स्टार्टअप कंपनी मींस अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, मतलब ऊपर जो डेफिनेशन हम लोग बात कर रहे थे, वो किसके बात कर रहा था, प्राइवेट कंपनी का। ऑलराइट सर, आपने बता दिया था। और ये 10 ईयर की बेटा फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, या पहले कितना था बेटा, 5 ईयर, ये पहले था कितना, 5 ईयर, ठीक है ना, फर्दर ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात समझो, ये इंपॉर्टेंट आगे देखो, एग्जाम में आ सकता है आपके लिए। नाउ अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप would be able to accept deposit from its members without any limit 10 year from the date of its incorporation। क्या मतलब बेटा ध्यान से सुनना, ये जनरली मैं आपको बता दूं, जनरल रूल जो है इसका, जनरल रूल मतलब समझ रहे हैं, जो कि प्राइवेट कंपनी में अप्लाई होता है। प्राइवेट कंपनी में जनरली कितना अप्लाई होता है, मैं अगर जनरल रूल बोलूं तो, प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है 100%, किसका ले सकता है वो, फिक्स फ्री रिजर्व्स का, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का, प्लस उसका कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल का, ठीक है।
ये प्राइवेट कंपनी पर जनरली लगता है, मतलब मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी ले सकता है। लेकिन अगर यही प्राइवेट कंपनी क्या है आपका, स्टार्टअप, स्टार्टअप है, देन ये लिमिट जो है अप्लाई नहीं होगी। मतलब अब यहां क्या कह रहा है, देखो बेटा, सर आपने गंदा तना करते देखिए कहां से, हेलो बेटा आप देख लो, वो ये बेटा ये प्रोविजन इसलिए लिखवाया आपको बीच में ताकि आपके एग्जाम में आए तो आपको याद भी हो जाए और रिवीजन आपका यहां हो जाए, ठीक है। कहता है यहां देखो बेटा, विदाउट एनी लिमिट फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। सर मतलब 10 साल तक, 10 साल का मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन देखेंगे। लेकिन यहां देखिएगा इनकॉर्पोरेशन मतलब यहां पे किस सेंस में कह रहा हूं, स्टार्टअप का सेंस में। मतलब स्टार्टअप को जो फैसिलिटी मिल रहा है वो पहले कितना था, देखो यहां लिखा हुआ है 5 ईयर्स, अब कितना है बेटा वो 10 ईयर्स। क्लियर एकदम, ऑलराइट सर। चलिए, ओहो सेक्शन 71 आपको याद होगा, डिबेंचर से रिलेटेड था बेटा। ये अगर बात करेंगे ना, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के रूल्स की बात करता था, ठीक है। अच्छा इसमें क्या करा है इन्होंने, ये कहता है देखो ध्यान से बेटा, सेक्शन 71 सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, WRT मतलब समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू किससे रिलेट करा, डिबेंचर्स। क्या करा भाई उसने उड़ाई दिया, 71 सबसेक्शन 1 आज की डेट में नहीं है कंपनी के अंदर, गायब हो गया। मतलब एक्चुअली मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने आपकी नॉलेज के लिए बता दूं आपको ताकि ये गड़बड़ नहीं हो। सेक्शन 71 सबसेक्शन 10 जो है ना, वो क्या कहता है, अगर कंपनी फेल हो जाता है, कंपनी फेल टू व्हाट, फेल टू रिडीम, फेल टू रिडीम डिबेंचर्स, या इंटरेस्ट पे नहीं करता है, इंटरेस्ट पे नहीं करता है, तो क्या होता था, डिबेंचर होल्डर्स या डिबेंचर ट्रस्टी, इवन एनी डिबेंचर होल्डर, क्या देखिएगा डिबेंचर होल्डर, ये लोग क्या करता था, ध्यान सुनना, एनसीएलटी में एप्लीकेशन देता था, और एनसीएलटी एप्लीकेशन कंसीडर करने के बाद अगर एनसीएलटी को लगता था कि भाई ठीक है तुम पे करो, इमीडिएटली पे करो, उसको रिडीम करो, तो उसको ऑर्डर कहते थे, एनसीएलटी ऑर्डर देता कि कंपनी को इमीडिएटली इसको रिडीम करो। अगर कंपनी रिडीम नहीं करती थी, मींस अगर कंपनी ऑर्डर के साथ कंपाइल नहीं करती थी, तो उसके लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट यहां रेफर की हुई थी, जो यहां पर बता रहा है आपको, देखिएगा ऑफिस इन डिफॉल्ट पनिशमेबल इम्प्रिजनमेंट, जो कि उसमें थी पहले, which makes into 3 year और fine shall not be less than 2 lakh which makes into 5 lakh rupees। अब ये पूरा का पूरा गायब कर दिया है, मतलब सेक्शन 71 सबसेक्शन 11 अब नहीं है चंदा। ऑलराइट चलिए, ये बता रहे हैं नॉलेज के लिए ताकि आपको बीच में याद रहे। याद देखिए बेटा, आपको एक बात समझना होगा ना, हम स्टडी जो कर रहे हैं ना, प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू डिटेल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आने वाला है, अभी नहीं तो आगे आएगा। एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स हो तो पक्का प्रोफेशन में बहुत जरूरत पड़ेगा, प्रोफेशनल स्टूडेंट हो तो प्रैक्टिस में ये जॉब करते वक्त बहुत जरूरत पड़ेगा, आप ये प्रैक्टिकलिटी समझना। ऑलराइट, एंड सी स्टूडेंट्स हो तब भी। ऑलराइट चलिए, चार्जेस की अगर बात करूं, मैंने आपको यहां पर बताया था, देखिए बेटा ये जो है चैप्टर 6 जो है स्पेसिफिकली किसकी बात करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस की। तो अगर जो ओल्ड प्रोविजन था इसमें देखो पनिशमेंट वगैरह रेफर की हुई थी, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं जिसमें 1 लाख रुपए कम से कम था और 10 लाख रुपए तक का फाइन होता था। सर हमको आज की डेट होता, तो बेटा एक बार रुक जाओ, 6 मंथ्स का क्या होता है, देखो 6 मंथ्स की इंप्रिजनमेंट होती थी। न्यू प्रोविजन सुनना, अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस मतलब चैप्टर 6 की क्या किया, नॉन कंपाइल किया, नॉन कंपाइल किया, तो आज का डेट में फिक्स हो गई एक अमाउंट, क्या, कंपनी, देखो बेटा ध्यान सुनना, कंपनी शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ ₹5 लाख। सर अप टू है कि नहीं, 5 लाख रुपए सीधा बोल दिया गया है। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट कंपनी का जो होगा ना वो 50,000 रुपया लाइबल हो जाएगा। सर याद रखना है, चार्जेस चैप्टर नंबर 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपए का सीधा फाइन लगेगा। ओफो, कंपनी को देना ही पड़ेगा, कितना पेनल्टी देना पड़ेगा बेटा, 5 लाख रुपए का पेनल्टी। एंड यहाँ पेनल्टी कितना है, 50,000 रुपीज, याद रहेगा, सिंपल एकदम। सर याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। चलिए ऑलराइट, आ गया सीएसआर, ध्यान से बेटा, ध्यान से सीएसआर पकड़ेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से पकड़ेंगे। अब देखो ध्यान से बेटा, यहां मैं आपको बताऊं, कहता जिन कंपनीज में ना एक्चुअली देखो सेक्शन 135 लगता है, आपको पता होगा, मैं पूरा डिटेल में बताया था आपको याद होगा, फिर बोल देता हूं यहां पे रिवीजन के लिए। नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 5 करोड़ और मोर किसी कंपनी का, ठीक है, या कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, ठीक है, या कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, 5 करोड़ और मोर। कब, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ऑलराइट,
इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर कंपनी का इनमें से किसी भी कैटेगरी में आ गई तो उसके ऊपर सेक्शन 185 लग जाता था। 185 लगने का मतलब उसे करना पड़ेगा CSR एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन। क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन। हमारा देश बहुत बढ़िया है बेटा, सोशल वेलफेयर के लिए कानून बना दिए, नहीं करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। खैर कहीं ना कहीं अच्छा ही है। चलिए आइए समझते हैं। अब यहां देखो बेटा, ये स्केड्यूल 7 जो है ना, ये स्केड्यूल शेड्यूल स्पेशल किसी बात करता था, जो CSR एक्टिविटीज है, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिनके अंदर कंपनीज अगर पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, अपना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, याद रखिएगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे? क्वालिफाइड CSR एक्टिविटी। कि हाँ भाई तुमने साल CSR एक्टिविटी किया, जाओ ऐश रहो। अब देखो कहता है कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कौन दे रहा है उसको बेटा फंड? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ये इंस्टीट्यूशंस है, याद रखना भी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और एनी एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सर ऐसे कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिसको फंड किससे मिल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से। वो किस में एंगेज है? टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन में। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल एजेंसी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर फंड दे रही है, याद रखिएगा उस इंस्टीट्यूशन को अगर आपकी कंपनी कंट्रीब्यूट करती है CSR एक्टिविटी के लिए, क्वालिफाइड है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो यहां पर, या इस लिस्ट को पूरा देखें। कंट्रीब्यूशन टू द पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज या IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल लेबोरेटरीज, ऑटोनॉमस बॉडीज एस्टैब्लिश्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। मतलब सर ये क्या है? अगर इन इंस्टीट्यूशन, सर ये कैसे याद करेंगे बेटा? 2-4 बार याद पढ़ेंगे हम लोग, वैसे याद हो जाएगा आपको, जनरली व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद हो जाएगा। ऑलराइट, फिर भी ध्यान से जरूर रीड करना है इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्चुअली इसके बाद एक ऐड होने वाला है, ध्यान सुनना बेटा। तो इनमें अगर आपने इनके साथ कंट्रीब्यूशन किया तो आप CSR एक्टिविटी के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे, CSR एक्टिविटी के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट सर, सर समझ आया ना? अब देखो बेटा यहां पकड़ते हैं इंपॉर्टेंट बात, जो कि खतरनाक वाली बात है। यहां पे बताया बेटा कि एक्चुअली यहां पर इन्होंने ऐड किया, जैसे यहां पे देखो लिखा हुआ है लाइक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और एक्सेट्रा, ऐसे इन्होंने एडेड किए हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, अभी बहुत फेमस है इनका नाम। देखो बेटा ये आगे इंपॉर्टेंट, जबरदस्त इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इसको हम ध्यान से रखेंगे। देखो ये मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनना बेटा। In the company's CSR responsibility policy, Rule 140 in Rule 2, Sub Rule 1 in Clause E, ये प्रोविजन इंसर्ट किया गया है। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना बेटा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट एनी कंपनी एंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी इन न्यू वैक्सीन, ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेज इन दियर नॉर्मल, ये खास वर्ड है, इन दियर नॉर्मल, इंपॉर्टेंट मार्क कर दें इसको। देखो बेटा, इन दियर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, किस लिए? टू न्यू वैक्सीन, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड टू कोविड-19। अब हमेशा के लिए नहीं, 3 साल दे रहे हैं। 2021 यहीं से तो सारी समस्या शुरू हुई थी, याद होगा ना पिछले साल का। 2021, 22 एंड 22-23 सब्जेक्ट टू कंडीशंस। मतलब अब मैं आपको क्लियर करता हूं, पहले एक बार समझते हैं। देखो समझते हैं बेटा, एक बार समझना क्या कह रहे हैं। देखो बेटा, मान लो मैं तुम्हें क्लियर करता हूं पहले। एक कंपनी है, ध्यान सुनना बेटा, ABC लिमिटेड, ये एक्चुअली फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो मेडिसिन बनाने का काम कर रही है, ठीक है, मेडिसिन बनाती है। तो इसका क्या हो गया? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये क्या हो गया? इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब ये तो जनरली काम करती है, ठीक है, ये तो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया ना। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ध्यान सुनना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है इसका ये। अब अगर ये अगर इसी एक्टिविटी को कर रही है तो इसको थोड़ा CSR एक्टिविटी मान लेंगे हम? भाई नहीं मानेंगे। ऑलराइट सर, नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो सब बिजनेस है ना। लेकिन अगर ये कंपनी ABC लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी, मान लीजिएगा, ये क्या कर रही है? ये कोविड से रिलेटेड न्यू वैक्सीन फाइंड आउट करने का काम कर रही है। मतलब ये नई वैक्सीन ढूंढने की कोशिश कर, देखो यहां लिखा हुआ है न्यू वैक्सीन, ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस इन दियर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्ट में टेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। हाँ जी, किस लिए? टू फाइंड आउट न्यू वैक्सीन, ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस
रिलेटेड टू व्हाट, कोविड-19। लेकिन कब तक? 3 साल का टाइम, 2021, 2022, 21-22 एंड 22-23। इसको मान लेंगे हम सीएसआर एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन, सीएसआर एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन। लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन होनी जरूरी है। ये 2 कंडीशन है इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम के लिए बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है ये। कहता है सच रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज शैल बी कैरिड आउट in collaboration with any of the institution or organization mentioned chapter item number 9 of schedule 7। अभी सर हमने ऊपर देखा था, देखो बेटा ये पूरा का पूरा जो ये क्या है, ये वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ अगर वो कोलैबोरेट होकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी को कर सकता है। अगर वो करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी में, और पैसा इन्वेस्ट होता है बेटा, याद रखना रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है, बहुत प्रोसेस चलता है इसमें, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। सो अगर वो कंट्रीब्यूट करता है इनके साथ मिलकर और उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, सीएसआर एक्टिविटी में ही कंट्रीब्यूशन। ऑलराइट, अब ध्यान सुनना बेटा। एंड डिटेल ऑफ सच एक्टिविटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेट इन द एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर इंक्लूड इन द बोर्ड रिपोर्ट। ये हम लोग जानते हैं यार, उसका आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट मतलब ऑन सीएसआर की। हाँ ठीक है, जो एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर की हमने, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी के साथ में कंपनी एबीसी लिमिटेड ने ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके रिसर्च कर रही है, किसके ऊपर, न्यू वैक्सीन फाइंड आउट क्वेश्चन करने में, न्यू वैक्सीन फाइंड आउट करने में। मतलब ये हुआ ना कि एबीसी लिमिटेड खुद तो मेडिसिन का काम करती है, उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, लेकिन उसने आईटी इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर, फॉर एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर क्या कर रहा है, अब वो फाइंड आउट कर रहा है। इसके लिए कैसे कर रहा है फाइंड आउट, मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, डेवलपमेंट्स कर रहे होंगे, या नई मेडिकल डिवाइसेस ढूंढ रहे होंगे। इन दैट केस उसे भी हम उसका सीएसआर एक्टिविटी मान लेंगे। अब ध्यान सुनना, पहले एक्चुअली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी को ना एक्सक्लूड किया हुआ था, अब क्या कर लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया। सर परमानेंटली कर लिया, परमानेंटली नहीं किया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर कौन कौन सा, 2021, 21, 22, 23, याद रखना 21, 20 से 21, 21 से 22 एंड 22 से 23। ऑलराइट सर, याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। ये देखो यहां डिस्कस भी किए हुए हैं, मैं आपको बता दूं, ये ओमिटेड कर दिया गया। कहता है कि एक्सक्लूडिंग, ये वर्ड पहले ऐड था, एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज अंडरटेकन द पैशंस ऑफ दैट नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी शैल बी ओमिटेड, मतलब ये वर्ड हटा दिया गया, अब उसको भी ऐड कर लिया गया। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी में भी अगर कर रही है तो उसे ऐड कर लिया गया, ठीक है। और क्या है सर, ये सेम वही बात ऊपर रिपीट की गई है जो मैंने आपको ऊपर डिस्कस करी है। ऑलराइट बेटा, हमने कवर कर लिए 3 चैप्टर के अमेंडमेंट्स। हाँ छोटे छोटे थे इसलिए फटाक से याद हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, लगातार चैनल साथ बने रहिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। और याद रखिएगा कि नया वीडियो आने वाला है जिसमें आपको बताऊंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कैसे बना सकते हैं, मतलब एग्जाम के टाइम में बुरा हाल नहीं होगा, आपको रिलैक्स रहना है, आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा एनआरके 9 के इंस्टीट्यूट ने, जी बिल्कुल आपके इंस्टीट्यूट एनआरके 9 ने नंबर ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया कॉर्पोरेट लॉस के अंदर। ऑलराइट, सो आपका भी अब इस बार लगा देंगे। एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स, देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।